दोस्तों एक नौजवान लड़का अपने भाई की ससुराल जाता है और वहां जाने के बाद पूरे गांव को अपनी ससुराल समझने लगता है। वो वहां पर जाने के बाद एक ऐसी लड़की को अपना दिल दे बैठता है जिसे लोग देखना भी पसंद नहीं करते थे। वो एक खूनी थी, खून के इल्जाम में जेल जा चुकी थी। जिस रास्ते से भी वो गुजरती थी लोग वो रास्ता छोड़ देते थे। ऐसी लड़की को दिल दे बैठता है और शादी का वादा कर बैठता है। लेकिन दोस्तों जब उसके बारे में उसको पता चलता है, वो लड़का जो है उससे शादी करने से इनकार कर देता है। फिर वो लड़की जो है उसके साथ जो भी करती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही रोचक कहानी है। आइए पूरी कहानी जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट है आप सबसे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दरअसल दोस्तों ये जो कहानी है, ये कहानी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले की है। इटावा जिले में एक छोटा सा गांव था और उस गांव में एक मंगल नाम का लड़का था। वो अपने भाई के ससुराल जाता है अपनी भाभी को लिवाने के लिए, क्योंकि जो उसका भाई होता है वो परदेश में रह करके कमाई करता है। अब दोस्तों उसके भाई की शादी हुई थी और उसके बाद वो परदेश चला गया था और कुछ दिन बाद मंगल जो है वो अपनी भाभी को लिवाने के लिए उसके गांव जाता है। वहां पर जाता है तो उसके भाभी के जो घर वाले हैं वो कहते हैं भैया आज तो हम इन्हें भेजेंगे नहीं, 3 दिन बाद भेजेंगे। मंगल जो है कहता कहता बताइए, आप लोग को पहले बता देना चाहिए था, मैं 3 दिन बाद आता। अब मुझे जो है 3 दिन बाद फिर आना पड़ेगा, मैं यहाँ से फिर जाऊं। कहते जाने के लिए किसने कहा है, आखिर में भाई की साथ भाई ससुराल है तुम्हारे, तो तुम यहीं पर रहो, खाओ पियो टहलो घूमो, 3 दिन बाद तुम लेके चले जाना। दोस्तों मंगल जो है वो कहता है हाँ ये ठीक है। और उसके बाद मंगल जो है वो अपने भाभी के मायके में रुक जाता है। दोस्तों गर्मी का महीना होता है, अक्सर लोग दोपहर के समय में अपने अपने घरों में पेड़ के छांव में सो जाते हैं। जो मंगल था वो सोने वालों में से नहीं था। अब गर्मी बहुत पड़ती थी। मंगल जो है दोपहर के टाइम में घर से निकल जाता है। जब घर से निकलता, गांव से बाहर निकलता है, तो उसको एक बाग दिखता है। उस बाग में वो जा करके वहां पे टहलने घूमने लगता है। बाग की थोड़ी ही दूर पर बगल में एक पोखरा था और पोखरे पे उसको लड़की दिखाई देती है दोपहर के टाइम में। लड़की दिखने में बहुत खूबसूरत लगी उसको, तो उसने सोचा क्यों ना चले उससे कुछ बातचीत करें, हो सकता है उसको सेटिंग हो जाए उससे। तो इस सोच के साथ में वो आगे बढ़ता है और जब उस लड़की के पास में पहुंचता है तो वाकई में लड़की जो बहुत ही खूबसूरत थी। तुरंत वो देख करके उसको मोहित हो जाता है। फिर लेकिन अब उसको बहाने नहीं मिल रहे थे कि उससे वो बात करे तो कैसे करे, किस तरीके से किससे वो बात का शुरुआत करे। फिर वो कहता है ये जो नदी है ये गहरी है क्या। अब वो जिस तरीके से उसने बात की, वो जो लड़की थी उसको बोले बिना रहा नहीं जाता। उस लड़की का नाम सुनीता होता है। सुनीता कहती है कि ये आपको नदी दिखाई दे रहा है। मंगल उससे कहता कहता है क्यों, मैंने कुछ गलत कहा है, आप मुझे जानती हैं क्या। तो कहती है मैं आपको भला क्यों जानूंगी, आप ही बता दीजिए। कहता है आप आपके ही गांव में मेरे भाई की शादी हुई है। दरअसल उसके भाई का नाम विलास होता है और उसकी भाभी का नाम मीरा होता है। कहती मीरा को जानती हो क्या। वो कहती हाँ जानती हूँ। कहता है वो मेरी भाभी हैं और वो मेरे भैया की शादी उनके साथ में हुई है। तो कहती है अच्छा आप गांव के दामाद हैं। कहा हाँ। तो कहता है इसमें पानी बहुत गहरा है और नदी जो है वो छोटी लग रही है। वो कहती है आपको नदी लग रहा है। वो कहती है पोखरा है और इस पोखरे में जो भरा है ना वो पानी है। तो मंगल कहता है अरे रहने दीजिए, इतना भी मैं बेवकूफ नहीं हूँ, बस मजाक कर रहा था। कहता है "अब इसमें पानी गहरा है, इसमें मैं नहा सकता हूँ क्या। तो कहती है कि हाँ नहा लेना, लेकिन थोड़ा सोच समझ के, क्योंकि डूब जाओगे तो कोई यहाँ बचाने वाला है नहीं। कहता क्यों, तुम हो ना मुझे बचाने के लिए। कहता है मैं क्यों। वो कहती मैं क्यों बचाऊंगी। कहता भाई आपके रिश्तेदार हैं। कहते हाँ गांव के दामाद हो तभी तो ताल पोखरे में पता नहीं चलता है। अब दोस्तों बातचीत करते करते अब ये दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के समीप आ जाते हैं और फिर बैठकर वो बातचीत करने लगता है और 1 घंटे तक बातचीत करता है और घुल मिल जाता है। ये दोनों एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं। जो सुनीता होती है जब कपड़े धो लेती है कहती है अब ठीक है रिश्तेदार तुम यहाँ से जाओ और मुझे नहाना है। कहता है क्यों, मैं क्यों जाऊं, मेरे सामने नहा सकती हो।
कहती है मैं आपके सामने कैसे नहा सकती हूँ? आप आखिर मेरे लगते ये क्या है? वो कहता है मैं आपका जीजा लगता हूँ। तो कहती है जीजा लगते हो तो मैं आपके सामने नहा सकती हूँ क्या? फिलहाल दोस्तों कहती है अगर नहीं जा रहे हो तो मैं बिना नहाए ही चली जाऊँगी। कहता है नहीं, नहीं, मैं चला जाता हूँ, आप नहा लो। अब दोस्तों जो मंगल होता है वो वहाँ से चला जाता है और सुनीता जो है नहा करके वापस अपने घर चली जाती है। अब दोस्तों वहाँ से वो चला तो ज़रूर जाता है, लेकिन अब जो उसकी चेहरा की तस्वीर थी वो उसकी निगाहों में नाच रही होती है। पूरी रात उसको नींद नहीं आती है, करवटें बदलता रहता है, कब सुबह हो जल्दी और कब दोपहर हो और वो उसे दोबारा देखे, क्योंकि वहाँ से आने के बाद वो पूरे गाँव में नज़र दौड़ाता रहा कि कहीं वो दिख जाए, किस कोने में उसका घर है, किधर उसका घर है। यहाँ तक कि उसका नाम तक नहीं जानता था कि हाँ, किसी से पूछ ले। तो वो उसकी नज़रें ढूँढती रह गई लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दी। तो उसका एक ही रास्ता बनता था कि दूसरे दिन वो फिर वहीं पर उसको मिले। दोस्तों दूसरे दिन वो फिर जल्दी से वहाँ आग में पहुँच जाता है और काफ़ी देर तक इंतज़ार करता करता रहता है, लेकिन जो सुनीता होती है, वो उसे दिखाई नहीं देती। जब 2-3 घंटे इंतज़ार करता रहता है, तो फिर उसको दूर से सुनीता दिखाई देती है आती हुई। अब दोस्तों जब वो नज़दीक पहुँचती है, तो कहता है क्यों आज बहुत लेट कर दी? मैं काफ़ी घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, थक गया मैं इंतज़ार करते-करते। कहती है बस इतना ही इंतज़ार करके थक गए? यानी तुम बहुत कमज़ोर हो। कहता नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, फिलहाल तुम आ गई हो ना? तो कहती बस आ गई हो तो जा रहे हो क्या? कहता नहीं, अब आ गई हो तो मैं जाऊँगा कहाँ? तो कहती है ठीक है फिर आ जाओ पोखरे पर। अब कल की अपेक्षा आज ये दोनों अलग ही मूड में लग रहे थे और काफ़ी वो घुल-मिल भी गया था। अब ये दोनों फिर बातचीत करने लगते हैं और वो बातचीत करते-करते कहता है देखो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगा हूँ, तुम बहुत खूबसूरत हो। जो सुनीता होती है मुस्कुरा करके हाँ में हाँ मिलाती है, हाँ करती रहती है, वो कहता रहता है मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। लेकिन सुनीता सिर्फ हाँ करती है, उसका और कोई जवाब नहीं देती है। फिलहाल दोस्तों सुनीता जब कपड़े धो लेती है, तो फिर कहती है अब रिश्तेदार तुम जाओ और मुझे नहाना है। फिर वो कहता है कि आज मेरे सामने ही नहाओ। कहती नहीं अगर आज तुम नहीं गए तो मैं बिना नहाए ही चली जाऊंगी। फिलहाल कहता है नहीं ऐसे मत करो, मैं जा रहा हूँ तुम नहा लो। अब दोस्तों वो जाने लगता है और जाने से पहले कहता है देखो मैं जा रहा हूँ और मैं तुमसे शादी की बात मैं अपने घर वालों से करूँगा और अपने भाई के ससुराल वालों से भी करूँगा। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो कहती है क्यों? किसी ने मेरे बारे में बताया नहीं तुम्हें क्या? दोस्तों वो कहता है क्यों क्या ऐसा क्या है? कहती नहीं अगर कोई बताया था तो इस तरह से तुम मुझसे बात नहीं करते। अब दोस्तों वो वहाँ से चले जाता है। जाने के बाद जब वो वापस अपने भाभी के घर पहुँचता है तो उसकी भाभी जो होती है यानी मीरा कहती है कहाँ पूरे दिन गायब रहते हो, दिखाई नहीं देते हो? तो कहता है भाभी आपके गाँव में एक लड़की है जो मुझे बहुत पसंद आ गई है और वो भी मुझे पसंद करती है। तो कहती है कौन लड़की है, क्या नहीं है? तो उससे कहता-कहता पोखरे पर वो आती है, कपड़े धोती है, नहाती है और ऐसा है। वो समझ जाती है कि सुनीता के बारे में ही बात करता है। वो तुरंत हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है, तुरंत अपने माँ को बुलाती है। उसकी माँ आती है और कहती है माँ देखो ये सुनीता के चक्कर में पड़ गए हैं। जैसे वो सुनीता का नाम सुनती हैं उसकी माँ, तुरंत उनके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है, कहते हैं बाबू ये तुमने क्या किया है? कम से कम किसी के बारे में जान लेते, समझ लेते, फिर ऐसा कोई बात करते, कदम उठाते। दोस्तों जो सुनीता की कहानी थी, बहुत ही दर्द भरी कहानी थी। सुनीता जो है बहुत ही गरीब परिवार से थी और छोटी बिरादरी से भी थी। जब वो लगभग 15-16 साल की थी, तो वो एक दिन अपने खेत में चारा काटने जा रही थी अपने जानवरों के लिए और वहां से 3-4 किलोमीटर दूर एक गांव होता है। उस गांव में एक दबंग आदमी होता है जिसका नाम बालकेश्वर पांडे होता है। वो भी बहुत ही दबंग आदमी था और उसका एक बेटा होता है जिसका नाम कुंदन होता है। कुंदन जो है उसको रास्ते में मिल जाता है और वो उसे जबरदस्ती उठा करके और खेतों में ले जाता है और खेतों में उसके साथ गलत काम करता है, शारीरिक संबंध बनाता है और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। इससे पहले भी वो एक लड़की के साथ ऐसा कुछ कर चुका था, लेकिन कोई उसके डर से अपना मुँह नहीं खोला, कोई पुलिस प्रशासन के पास नहीं गया। लेकिन सुनीता जो है, वो कुछ अलग ही टाइप की लड़की थी। वो वहीं से घर ना आकर के वहीं से पुलिस स्टेशन जाती है
अपना रिपोर्ट लिखवाती है और पूरी कहानी बताती है पुलिस वालों को। पुलिस भी एक्टिव मोड में आती है और बालकिशोर के बेटा यानी जो कुंदन होता है उसको गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद ले जाकर थाने में बंद कर देती है। इधर जो बालकेश्वर होता है वो उसको जब ये बात पता चलती है तो एकदम आग बबूला हो जाता है और वो जो सुनीता के घर वाले होते हैं उनके ऊपर दबाव डालता है, प्रेशर बनाता है कि सुलह कर लो और नहीं तो तुम्हारा जीना मुहाल कर देंगे, पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। क्योंकि उसका जो दबंगई था वो पूरे इलाके में मशहूर थी। अब इसके घर वाले जो हैं वो एकदम परेशान हो जाते हैं, उसके दबाव में आ जाते हैं। फिलहाल जो बालकिशोर होता कहता है, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं अपने बेटे से, अगर मेरे बेटे ने गलती की है तो मैं अपने बेटे से तुम्हारी बेटी का शादी कर दूंगा। लेकिन जो है अगर मेरा बेटा जेल में रहा, पूरे परिवार को मैं निस्तो नाबूद कर दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब दोस्तों, सुनीता को जो घर वाले होते हैं वो सुलहनामा लगा देते हैं, लेकिन फिलहाल वो कहते हैं ठीक है, जो होना था वो हो गया। मैं अपनी बेटी की शादी जो है वो आपके बेटे से नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों, बालकेशव जो होता है वो अपने दबंगई के बल पर उनके ऊपर जोर दबाव डालता है और वो लोग ना चाहते हुए भी सुनीता की शादी गांव के एक मंदिर में 4-10 लोगों के सामने एक विधि विधान के साथ में कर दी जाती है। हालांकि ये शादी जो है सिर्फ एक बहाना था। असली मकसद जो बालकिशोर का था वो सुनीता को प्रताड़ित करना था, उससे बदला लेना था, जो उसकी बेइज्जती हुई थी, जो उसके बेटे को टॉर्चर सहना पड़ा था, बस इसी के लिए। फिलहाल जब उसका बेटा घर पहुंच जाता है उसको लेकर के, उसका बेटा पहले तो उसको बहुत मारता है, प्रताड़ित करता है और उसके बाद अब वो उसकी पत्नी बन चुकी थी, उसकी इज्जत के साथ में खेलता है, जैसा मन हो चाहे वैसा, और उसको प्रताड़ित करता है। फिर दूसरे दिन जो बालकेशवर होता है वही काम सुनीता के साथ में वो करता है। पहले उसको टॉर्चर करता है, फिर उसकी असमत को लूटता है, उसके सारे साथ में सारे संबंध बनाता है एक हैवान की तरह। और जो सुनीता थी दोस्तों, ये एकदम टूट जाती है, वहां से निकलती है और आत्महत्या करने के लिए सोचती है। लेकिन फिलहाल वो आत्महत्या ना करके अपने घर आती है और घर आने के बाद उसको एक दिमाग में पता नहीं क्या आता है और वहीं बगल में बीहड़ का जो जंगल होता है, जो बीहड़ के जो डाकू लोग होते हैं उनके पास, एक गिरोह के पास पहुंच जाती है, जिसकी जो सरदार होती है महिला होती है। उससे जाकर अपनी सारी कहानी बताती है, कहती है मुझे आज के गिरोह में शामिल होना है। लेकिन जो मैडम थी, सब जो डाकू मैडम थी, वो उसको समझाती है, कहती है अपनी जिंदगी जो है बर्बाद मत करो, अभी तुम्हारी उम्र ही कितनी है, फिलहाल मैं तुम्हें जैसा कह रही वैसा करो ताकि तुम अपना बदला ले सको। अब दोस्तों, वो वहीं पर तुरंत तत्काल में उसको एक तमंचा पकड़ाती हैं, उसको चलाना सिखाती हैं और जब वो चलाना सीख जाती है, एक दो फायरिंग अपने सामने एक निशाना सधवाती हैं। जब उसका निशाना सही बैठता है तो उसको वो तमंचा देकर वहां से भेजती है, कहती है जाओ और अपना बदला लो उससे। और बदला लेने के बाद जब अगर पुलिस पकड़ेगी तो सरेंडर कर देना। बड़ी बड़ाई क्या है कि तुम्हें 4-6-8 साल का सजा होगा, उसके बाद जब तुम जेल से छूटोगी तो अपनी एक जिंदगी नई शुरुआत करना, कोई लड़का मिलेगा शादी कर लेना, लेकिन ये गिरोह के चक्कर में मत पड़ो। यहाँ पर जो है कोई भविष्य नहीं है, कोई जिंदगी नहीं है। दोस्तों, वो जो है वहां से आती है, वो जो मैडम होती है उससे अपना आशीर्वाद देती है और आती है, तमंचा अपने साड़ी के अंदर छिपा लेती है और वो अपने जब घर पहुंचती है यानी बालकेश्वर के, तो वो लोग तुरंत डांटते हैं, चिल्लाते हैं कहाँ चली गई थी। तो जो सुनीता होती है उससे माफी मांगती है, कहती मुझे माफ कर दो और जैसा आप लोग चाहोगे मैं वैसा रहूंगी आप सबके साथ में, जो कहोगे मैं वो करूंगी। और इसके बाद जो बालकेश्वर होता है वो सोचता है कि ये मेरा पावर है, जो अब इसको समझ में आया है। अब दोस्तों, वो बाप बेटे बहुत खुश होते हैं, लेकिन उनको क्या पता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। दोस्तों, रात होती है, जो कुंदन होता है वो सो रहा था, तभी जो सुनीता होती है वो अपना तमंचा निकालती है और उसको सीने पर रख करके ना इसे गोली चला देती है। जो कुंदन था वो वहीं पर मर जाता है, लेटे लेटे उसकी मौत हो जाती है। लेकिन जो आवाज थी तमंचे की वो बालकेश्वर के जब कानों में पड़ती है तो सोचता है कि उसका बेटा जो है वो फायरिंग किया होगा या सुनीता को ही मार दिया होगा। वो भागता हुआ आता है, उसका दरवाजा खटखटाता है, कहता है
कुंदन तूने क्या किया? ये फायरिंग कैसे की? लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती है। फिलहाल जब वो दरवाजा खटखटाता रहता है तो सुनीता जो है दरवाजा खोलती है। जब वो सुनीता को सामने देखता है तो एकदम हैरान हो जाता है। जब तक वो कुछ सोचता उससे पहले ही सुनीता ने उसके माथे पर एक गोली धाए से दाग दी। बालकेश्वर जो वहीं पर तुरंत गिरता है और मौके पर भी उसकी मौत हो जाती है। जब उसके घर की महिलाएं ये दृश्य ये नजारा देखती हैं दोस्तों, तो वो ही एकदम हैरान हो जाती हैं, चिल्लाने लगती हैं, रोने लगती हैं। फिलहाल पुलिस आती है, पुलिस सुनीता को गिरफ्तार करती है, हिरासत में लेती है। उसके ऊपर मुकदमा चलता है। वो अपनी सारी कहानी अदालत के सामने रखती है। इधर जो डाकू मैडम थी वो अपने पैसे से एक वकील कर देती हैं जो कि सुनीता का केस लड़ता है। इधर जो कोर्ट होती है वो सुनीता के ऊपर रहम करके उसकी जो आप बीती है वो सुन करके उसके ऊपर रहम करती है और 3.5 साल की सजा जो है सुनीता को कोर्ट सुनाती है। अब दोस्तों सुनीता 3.5 साल बाद जब जेल से छूट कर आती है तो जो वो डाकू मैडम होती हैं वो आती हैं चोरी छुपे और उसको सम्मानित करती हैं, माला वगैरह पहनाती हैं और उसको अपना आशीर्वाद देती हैं। कहते हैं अब तुम अपनी एक नई जिंदगी शुरुआत कर सकती हो। कोई अच्छा लड़का देख करके अपनी शादी कर लो और अपनी जिंदगी जो है खुशी से बिताओ। लेकिन दोस्तों यहीं पर गड़बड़ हो जाती है क्योंकि जब वो उसको सम्मानित करती हैं तो गांव के लोगों को एकदम यकीन हो जाता है कि अब इसका उठना बैठना जो है डाकुओं के साथ में है और लोग उससे डरने लगते हैं, उसके नजदीक भी नहीं आते। जिस रास्ते से भी वो जाती है वो रास्ता लोग छोड़ देते थे। इतना डर उसका बैठ चुका था लोगों के बीच में। अब दोस्तों ऐसे करते कराते 5-6 साल का वक्त बीत जाता है। उस समय अब जो है सुनीता 22-23 साल की हो जाती है। दोस्तों तभी जो है मंगल की मुलाकात सुनीता से होती है। सुनीता को देखते ही इतनी खूबसूरत थी कि वो दिल दे बैठता है। अब दोस्तों फिर तीसरे दिन जो सुनीता होती है वो एकदम सच संवर के लाली लिपस्टिक वगैरह लगा करके आती है पोखरे पर। लेकिन जो मंगल होता है वो कई बार सोचता है कि मैं जाऊं या ना जाऊं, लेकिन फिलहाल वो अपने आप को रोक नहीं पाता है। देखता है जब सब लोग सो गए हैं दोपहर में तो धीरे से वो वहां से निकलता है और निकलने के बाद वहां पहुंचता है। ऐसे ही वो सुनीता को देखता है। एक बार तो उसका प्यार उमड़ता है लेकिन दूसरी बार जब वो सोचता है कि वो उसका जो पहचान है वो कहाँ तक है तो एकदम डर जाता है। सुनीता जो है दोस्तों वो आती है और मंगल का हाथ पकड़ लेती है। मंगल का हाथ जैसे वो पकड़ती है वो तुरंत कांपने लगता है। कहती है आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मंगल जो है वो सुनीता से माफी मांगने लगता है। कहता है मुझे माफ कर दो और आज से पहले मैं कभी किसी लड़की से बदतमीजी से बात नहीं किया हूँ और कभी बात बदतमीजी तो छोड़ो, मैंने कभी बात किया ही नहीं था और अगर मुझे से कोई बदतमीजी हुई है तो मुझे माफ कर देना। और आपके बारे में मैं सब कुछ जान गया हूँ। आपने जो भी किया वो सही किया था, आपके साथ में गलत हुआ था, लेकिन मुझे माफ कर देना। मैं कोई गलती नहीं करना चाहता, मुझे क्षमा कर देना। जो सुनीता होती है वो समझ जाती है तो कहती है अच्छा मेरे बारे में पता चल गया तुम्हें? कहता है हाँ, मेरे भाई के ससुराल वालों ने सब बताया, मुझे माफ कर दीजिए। अब दोस्तों सुनीता जो है वो ये सुन करके रोने लगती है। कहती इसका मतलब तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ और मैं बहुत ही अकेली हूँ इतने सालों से और मुझे तुमसे उम्मीद थी और मेरी उम्मीद तुम तोड़ दोगे। अब मैं जीऊंगी नहीं, अब मैं खुद को खत्म कर दूंगी। और ये कह करके सुनीता जो है दोस्तों रोने लगती है। सुनीता को रोते हुए देख करके वो उसकी आंखों में देखता है तो उसको एक सच्चाई नजर आती है, उसकी मासूमियत नजर आती है। फिर वो कहता देखो रो मत, मुझे लोगों ने डराया था इसलिए मैं कह रहा था और मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जा रहा हूँ। दोस्तों ये सब कहते हुए उसको ढांढस बंधाता है। सुनीता जो है उसको गले लगती है और उसके गले लग करके उसको सीने से लगाकर खूब फूट फूट कर रोती है। जो मंगल होता है वो एकदम पिघल जाता है और उससे शादी का वादा करता है। दोस्तों मंगल से बर्दाश्त नहीं होता। सुनीता भी काफी कुछ दिनों से अकेली थी। वहीं पर जाते हैं दोनों और दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनता है। दोनों एक दूसरे को वहीं पर पति पत्नी मान लेते हैं।
अब दोस्तों ये दोनों वहां से आते हैं और आने के बाद जो मंगल होता है वो अपने भाई के ससुराल वालों से बात करता है, अपने घर वालों से बात करता है। लेकिन ये लोग उसके शादी के खिलाफ हो जाते हैं, चाहे उसके घर वाले हों, चाहे उसके भाभी के मायके वाले हों। फिलहाल दोस्तों जो सुनीता होती है वो डाकू मैडम से भी मिलवाती है। मंगल जो है उनसे भी मिलता है। मैडम कहते हैं बहुत ही अच्छी लड़की है, इससे शादी कर लो, तुम्हारा घर संभाल लेगी, पूरी जिंदगी तुम्हारी संवर जाएगी। और अगर तुम्हें कुछ पैसे कौड़ी की दिक्कत होगी तो वो सारी मदद मैं करूंगी। फिलहाल दोस्तों मंगल जो है सुनीता से शादी करके और उसको मुंबई लेकर के चला जाता है। दोस्तों आज इनकी शादी को 17 साल हो गया है। इनके 4 बच्चे हो चुके हैं और इनकी जिंदगी बहुत ही खुशी से बीत रही है। और जहां पर लोग उस सुनीता को देख करके डरते थे, आज वही लोग सुनीता का सम्मान करते हैं, सुनीता की इज्जत करते हैं। तो दोस्तों ये रही कहानी, कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी रियल स्टोरी के साथ। हमें तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।